नमस्कार। मेरे द्वारा पिछला वीडियो एग्रीकल्चर के इनपुट की मार्केटिंग की दुकान खोलने के लिए बनाया गया था, जिस पे से बहुत सारे हमारे एफपीओ के साथी और बहुत सारे ऐसे दुकानदार जो अभी इस बिज़नेस को कर रहे हैं, उनने बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके कई तरह के सवाल पूछे हैं। इसी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो बीएससी एजी या एमबीए या इंजीनियरिंग करके गांव में रह रहे हैं और वो अपना कृषि आदान की दुकान खोलना चाहते हैं। तो उनके बहुत सारे सवाल जो थे, उनके जवाब मैंने उनको दिए और मैंने सोचा कि इनके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ये सवाल हो सकते हैं। तो जब आप कोई दुकान खोलते हैं तो इसके 4 मुख्य कंपोनेंट होते हैं जो मटेरियल इसमें आता है। उसमें फर्टिलाइज़र है, सीड है, पेस्टिसाइड्स हैं और अदर मशीन इक्विपमेंट हैं जो लाइट मशीन इक्विपमेंट हैं। ये 4 कंपोनेंट हैं जिसकी सामान्यतः दुकान पर डिमांड होती है और किसान इनके प्रोडक्ट मांगते हैं। तो इसमें जो सभी दुकानदारों की एक कठिनाई है कि कौन से प्रोडक्ट खरीदे जाएं, किस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदे जाएं, वो प्रोडक्ट कब खरीदे जाएं और उनकी जो प्राइस है उसको कैसे अचीव किया जाए ताकि कस्टमर को रीजनेबल प्राइस पे बेच सकें। क्योंकि मार्केट में जो प्रोडक्ट हैं, ख़ासतौर से जो फर्टिलाइज़र जो कंट्रोल में नहीं है, इसी तरह जो सीड, पेस्टिसाइड और अदर मशीन इक्विपमेंट हैं, इनकी प्राइस में भारी अंतर होता है और अलग अलग दुकानदार अलग अलग प्राइस बताते हैं, जिससे कि बहुत सारे दुकानदारों को उनकी खरीदी का मूल्य ज़्यादा होता है और बेचने का मूल्य कम होता है, तो घाटा उठाना पड़ता है। तो इस सब को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कौन से प्रोडक्ट रखना चाहिए, वो प्रोडक्ट मिक्स क्या हो जो हमारी दुकान पे होना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने 20-25 गांव का सर्वे करें और वहाँ ये देखें कि किसान अभी कौन से ब्रांड का यूज कर रहे हैं। क्योंकि एक ही तरह के प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं और उनके रेट में भी बहुत सारा वेरिएशन होता है, पर कुछ प्रोडक्ट के ब्रांड ही आपके एरिया में पॉपुलर होते हैं हर कैटेगरी में। तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए कि कौन सा ब्रांड है, वो किस कंपनी का है, किस पैकिंग में वो बेचा जाता है या ख़रीदा जाता है ज़्यादातर, और उसका रिटेल प्राइस क्या है। अगर ये 4 चीज़ें आप सर्वे करके पता लगाते हैं तो आप एक मोटा मोटी लिस्ट बना सकते हैं कि आपके इलाके में कौन से ब्रांड के फर्टिलाइज़र चलते हैं, कौन सी ब्रांड के सीड चलते हैं, कौन सी ब्रांड के पेस्टिसाइड चलते हैं और कौन से ब्रांड के आपके लाइट मशीन इक्विपमेंट आपके यहाँ उपयोग में आ रहे हैं और उनकी अभी रिटेल प्राइस क्या है। तो ये प्रोडक्ट मिक्स बनाने के बाद आप तय करते हैं कि आपको कौन सा मटेरियल कब खरीदना चाहिए। तो इसमें आपको प्राइस को समझना होगा कि जो मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं वो अपनी प्राइस को कैसे डिसाइड करती हैं और इसकी सप्लाई चेन कैसे होती है। तो सामान्यतः जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो सीजन शुरू होने के 3 या 4 महीने पहले बुकिंग निकालती हैं और जो लोग इस बुकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें वॉल्यूम के हिसाब से वो डिस्काउंट देती हैं। तो ज़्यादातर जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या होलसेलर हैं वो इस बुकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और इस डिस्काउंट का फ़ायदा वो उठाते हैं। तो सीजन शुरू होने के पहले सामान्यतः कंपनी और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जो डिस्काउंट की वजह से एक तरीके का डिस्पैरिटी बन जाती है। उसमें विभिन्न दुकानदारों को विभिन्न रीजनल होलसेलर्स और डीलर्स को अलग अलग तरह के डिस्काउंट कंपनी देती है, क्योंकि लोग अलग अलग
क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदते हैं। कोई 5 करोड़ का खरीद रहा है, कोई 2 करोड़ का खरीद रहा है, कोई 1 करोड़ का, कोई 50 लाख का। तो इनके अलग अलग डिस्काउंट के स्लैब होते हैं। तो ये जब बाज़ार में एक डिस्काउंट का अंतर होने की वजह से हर होलसेलर या रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर का अपना एक प्राइस होता है। फिर इससे जो रिटेलर्स हैं वो सामान खरीदते हैं और ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये तय करते हैं कि इन्हें किस प्राइस पर रिटेलर को मटेरियल देना है, क्योंकि कंपनियां या तो इनको उधार देती हैं और दूसरे डिस्काउंट देती हैं, तीसरे एडवांस लिफ्टिंग का डिस्काउंट मिलता है, चौथा वॉल्यूम का डिस्काउंट मिलता है। तो ये सब डिस्काउंट्स को कंसीडर करके होलसेलर या रीजनल स्टॉकिस्ट ये तय करते हैं कि उनको अपनी जो मार्जिन है वो कितना रखना है। तो वो अपना मार्जिन तय करके ये प्रोडक्ट रिटेलर्स को बेचते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जिनने बड़ी मात्रा में बुक किया है और जिनका डिस्काउंट का गैप बहुत ज़्यादा है, तो वो कम मार्जिन में भी अपना मटेरियल बेचते हैं। अब उसके नीचे जिनको डिस्काउंट मिले हुए हैं उनका मटेरियल फिर दुकानदार को बेचना संभव नहीं होता है, तो बहुत सारे लोगों का स्टॉक वहाँ बच जाता है। तो आप जो छोटे दुकानदार हैं या आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की दुकान चला रहे हैं, तो आपको यहाँ ये कोशिश करना चाहिए कि आप बुकिंग में पार्टिसिपेट करें। इसके लिए ई फसल द्वारा बुकिंग की स्कीम जारी की गई है और इसमें आप कम इन्वेस्टमेंट में अधिक इन्वेस्टमेंट के डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। तो ई फसल के साथ जुड़ के आप प्राइस को बहुत हद तक मिटिगेट कर सकते हैं, इस रिस्क को आप कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि कितनी मात्रा में आपको बुकिंग करना चाहिए। तो देखिए, खाद एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा लगती है, चाहे पानी ज़्यादा बरसे चाहे कम बरसे, तो खाद में कभी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। पर बीज और पेस्टिसाइड इन बातों पर डिपेंड करता है कि पानी कितने दिन बरसने वाला है, पानी कितना तेज बरसने वाला है, उसके बीच में गैप्स कितने दिन का है। ये सब चीज़ें निर्धारित करती हैं कि किसान कौन सी फसल बोएगा, उस फसल में कौन सी वैरायटी का बीज बोएगा। क्योंकि जो अगर मान लीजिए पानी कम दिन बरसने वाला है और आपकी वैरायटी ऐसी है जो ज़्यादा दिन में पकती है, तो वहाँ आप वो खेती नहीं कर सकते हैं। तो किसान हमेशा ये देखते हैं कि कम समय की वैरायटी को हमें लेना चाहिए। इसी तरह जो वैरायटीज़ पुरानी हो जाती हैं उनका उत्पादन कम होने लगता है, तो किसान हमेशा नई वैरायटी की सर्च में रहता है कि नई नई वैरायटी के बीज मिले ताकि उनका उत्पादन अच्छा हो सके। तो ये ट्रेंड को आपको समझना होगा। और इसी तरह पेस्टिसाइड का होता है कि अगर बहुत दिनों तक लगातार पानी बरस रहा है और उसमें कोई गैप नहीं है, तो हो सकता है बीडीसाइड डालने का टाइम ही निकल जाए और कोई भी किसान बीडीसाइड अपने खेत में नहीं डाल पाए, या स्पेल बहुत लंबा हो जाए और कीड़ों का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाए, तो हो सकता है उस फसल के लिए पेस्टिसाइड या आपका जो फंगीसाइड है वो बहुत हमें डालना पड़े। इसी तरह अगर फसल का सीज़न सामान्य सीज़न है और उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, तो पीजीआर की बहुत अच्छी डिमांड होती है, क्योंकि वो प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, उपज की क्वालिटी को सुधारते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत केयरफुली प्लान करना होती हैं। तो ख़ासतौर से जो हम लोगों ने ई फसल में अपने फ्रेंचाइजी के साथ काम करके देखा है कि जो दुकान में आपको टोटल मटेरियल आप बेचने वाले हैं उसका आप 30-35% ही बुकिंग करें। तो उससे क्या होगा कि आपका सीजन के एंड में स्टॉक नहीं बचेगा, नहीं तो अगर आपका स्टॉक बच जाता है तो आपको भारी नुकसान होता है, क्योंकि सीड और पेस्टिसाइड का फसल में एक सीमित समय ही होता है जब उपयोग होता है। अगर उस उपयोग के समय में आप अपना स्टॉक बेच सकते हैं तो ही वो बिकेगा, नहीं तो फिर आपको या तो
कंपनी को वापस करना पड़ेगा वो मटेरियल, या आपको साल भर उसकी इन्वेंट्री रखना पड़ेगी। और बीज के संबंध में तो यह है कि जो अगर आप साल भर बीज रख नहीं सकते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि 30-35% बुकिंग में जाएं और 70% आप सीजन के रनिंग मार्केट में मटेरियल खरीदें। जो मशीन इक्विपमेंट है इसमें आपके किसानों के साथ अगर आप देखें तो अगर आपका कॉमर्शियल क्रॉप का एरिया है या फ्रूट वेजिटेबल आपके यहाँ ज़्यादा होते हैं तो सामान्यतः ड्रिप इरिगेशन का यूज होता है। तो जहाँ ड्रिप का यूज हो रहा है वहाँ वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र चलते हैं, जो पानी में घुलनशील फर्टिलाइज़र हैं, तो वो आपके यहाँ बहुत चलते हैं, ड्रिप चलती है। फिर बहुत सारी जगह अब मल्चिंग का उपयोग होता है ताकि खरपतवार उसमें ना आए, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कितने माइक्रोन की मल्चिंग आपके यहाँ चलती है, उसकी चौड़ाई कितनी रखते हैं किसान, उसके हिसाब से आपको मल्चिंग खरीदना पड़ती है। फिर आपके यहाँ अगर नर्सरी बनती हैं तो वहाँ कोकोपीट लगता है, प्लास्टिक की क्रेट्स लगती हैं, आपकी जो ट्रे हैं वो लगती हैं, बहुत सारा सामान। अगर आपके यहाँ हॉर्टिकल्चर है तो वहाँ तार लगता है, बांस के डंडे लगते हैं ताकि इसको ठीक तरीके से क्रॉप को खड़ी रखी जा सके। इसी तरह अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा लोग पॉली हाउस का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ सेल्फ पॉलिनेटेड सीड लगते हैं जो फील्ड क्रॉप के सीड से फ़र्क होते हैं, और वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र आपको वहाँ ज़्यादा बेचना पड़ते हैं। तो दुकान में सामान स्टॉक करने के पहले आपका अच्छा तरीका ये है कि आप निरंतर किसानों के संपर्क में रहें। जो आपके कैचमेंट के गांव हैं उनको आप घूमते रहें और उन गांवों को घूम के देखें कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। जिस तरफ किसानों का रुझान है, जिस तरह की एडवाइजरी आ रही है, अभी सोशल मीडिया और बहुत सारे प्लेटफार्म हैं जहां आपको वेदर की जानकारी मिलती है, जहां आपको फसल की एडवांस फोरकास्टिंग मिलती है, और किसानों से बात करके उनका ट्रेंड समझ में आता है। फिर एग्रीकल्चर में एक और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है शासन की पॉलिसी। शासन एग्रीकल्चर में बहुत सारी तरह की सब्सिडी जारी करती है, जो कृषि आदानों पर सब्सिडी होती है, मशीन इक्विपमेंट पर सब्सिडी होती है, फसल का जो एमएसपी है, खरीदी का रेट है, उस पर डिपेंड करता है। कई बार किसानों को सरकार सस्ते या फ्री में बीज उपलब्ध कराती है। तो इन योजनाओं पर भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि सरकार क्या आपके यहाँ उपलब्ध कराने वाली है। अगर जो चीज़ें सरकार उपलब्ध करा रही है वो फिर उनकी मार्केटिंग प्राइवेटली करना कठिन हो जाता है। तो उन चीज़ों का स्टॉक फिर अगर आप रखेंगे तो वो स्टॉक आपके यहाँ बिकेगा नहीं। इसी तरह पिछले सीजन में किसानों का एक अनुभव होता है कि वहाँ किस तरह के बीमारियाँ थीं, वायरस किस तरह के थे, फसल को नुकसान किन किन कारणों से हुआ। तो किसान हमेशा कोशिश करते हैं कि वो या तो वैरायटी बदल दें या फसल ही बदल दें, या पेस्टिसाइड में भी लगातार एक ही पेस्टिसाइड यूज़ करने से उसका जो प्रभाव है फसल पर कम हो जाता है। तो किसान पेस्टिसाइड भी बदलते रहते हैं। फिर ये भी आपको देखना चाहिए कि वहाँ जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं उनके जो एक्सटेंशन के वर्कर्स हैं वो किस तरह की प्रचार कर रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग किसानों को दे रहे हैं। तो ये सब फैक्टर निर्धारित करते हैं कि आपको अपनी दुकान पर कौन सी चीज़ें खरीदना है और कौन सी चीज़ें नहीं खरीदना है। तो क्वांटिटी आप इस तरह तय कर सकते हैं। प्राइस पे कंट्रोल आप जो एडवांस बुकिंग है उसको कर सकते हैं। और आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि आपको हमेशा एडवांस लिफ्टिंग करके ही सामान रखना चाहिए। सीज़न शुरू होने के 15-20 दिन पहले तक आपकी दुकान में सामान होना चाहिए, क्योंकि जब आप सीज़न में बार बार सामान मंगाते हैं तो कई बार आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में या उपलब्धता में अंतर होने से सामग्री प्राप्त नहीं होती है। तो ई फसल की जो टीम है वो अभी मार्केटिंग में जो काम कर रहे हैं उनके साथ दुकानदारों की एक प्लानिंग करती हैं और उन प्लानिंग के हिसाब से टाइमिंग तय करते हैं कि किस टाइम में उनको कितना मटेरियल लेना है। तो आप अगर उस प्लानिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और ई फसल के साथ जुड़ के आप अपनी
एग्री इनपुट का बिजनेस चलाते हैं, तो इससे क्या होता है, आप एक इकोसिस्टम में काम करते हैं और आपकी दुकान प्रॉफिटेबल रह सकती है। आप अपने किसानों को अच्छी क्वालिटी का मटेरियल रीजनेबल प्राइस पर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये हमेशा चलने वाला बिजनेस है, पेरिनियल बिजनेस है, और इसमें कभी घाटा होने की संभावना नहीं है जब तक कि आप अपनी आँख कान नाक खोल के प्लानिंग करते हैं और बिजनेस करते हैं। तो यहाँ ई फसल के साथ ही आपको बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। तो आइए ई फसल के साथ जुड़ के इस बिज़नेस को और अच्छा बनाएं, और ना केवल हम अपने लिए लाभ कमाएं बल्कि हम अपने किसानों को भी उचित मूल्य पर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल समय पर उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। अपनी मर्जी अपना काम, ई फसल से बढ़िया दाम, ना इनपुट का टोटा, ना मार्केटिंग की झंझट। ई फसल जिंदगी हो जाएगी फाइन, ई फसल हर किसान होगा ऑनलाइन, ई फसल हर मर्ज की दवा, ई फसल, ई फसल।